हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि पार्ट 1 में हम क्या किए कि जुलाई क्रांति बता दिए थे और मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था उसके बाद मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन और क्या कहते हैं मेटरनिक का जो उदय हुआ था, उसका जो राज बना बैठक हुआ था 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन में, जर्मनी मतलब ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को नियुक्त किया, वहाँ तक पढ़ा दिए थे। मतलब 1800 जुलाई 1830 की क्रांति तक पढ़ा दिए थे। आज पढ़ेंगे 1830 की क्रांति का प्रभाव, 48 की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क और विश्व यूनियन में राष्ट्रीयता और सब पोलैंड के बारे में, सब कुछ बारे में, इटली हंगरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा हम ये नोट है, थोड़ा शॉर्ट नोट, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं एक भी क्वेश्चन, क्योंकि आपका 400% नंबर लाना है, तो पूरा एकदम देख के जाइएगा। देखिए, तुर्की का सुल्तान को महमूद द्वितीय को कहा जाता था। देखिए, और क्या, इटली का एकीकरण का मसीहा किसे का, मेजनी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता था। इटली के एकीकरण का तलवार गेरिबाल्डी को, इटली के एकीकरण तलवार गेरिबाल्डी को और मसीहा मेजनी को। और इटली के एकीकरण का राजनीतिक काबुल को कहा जाता था। काउंट काबुल मतलब पूरा नाम है काउंट काबुल, काबुल को कहा जाता था। इटली के एकीकरण का जो राजनीतिक काबुल कहा जाता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। एकीकरण और देखिए ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक बताए थे। और इससे पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हम समझाने बढ़िया का बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर बता रहे हैं ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक। और एकीकृत इटली का राजा कौन था? विक्टर एमानुएल। एकीकृत इटली का राजा कौन था? विक्टर एमानुएल। विक्टर एमानुएल ने ही काउंट काबुल को प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया, पीएम के पद पर नियुक्त था, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर पर पद पर नियुक्त किया था। देखिए, जर्मन का सम्राट कौन था? विलियम प्रथम। और देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। और फ्रांसीसी कलाकार किसे? सोरियो को। और फ्रांसीसी को आंसर देने को। फ्रांसीसी सम्राट किसे? सम्राट मतलब राजा नेपोलियन बोनापार्ट को। फ्रांस का जो कलाकार किसे कहा जाता है? सोरियो को। और फ्रांसीसी दार्शनिक आंसर देने को। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए कि फ्रांसीसी का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया था। फिर से ऑस्ट्रिया का जो सम्मेलन हुआ था, मेजबानी रखा था मेटरनिक ने, और 1815 में हो गया था। उससे आगे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और आप पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक भी समझना है और एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। क्योंकि इससे पहले ईस्वी वाला भी क्वेश्चन हम कर दिए हैं। ईस्वी वाला, इससे पहले ईस्वी वाला जो भी मतलब ईस्वी जितना भी ईस्वी क्वेश्चन आता है, मतलब वो इसे दूसरे वाले वीडियो में हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आपको दिख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई होगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए हम 1830 की क्रांति के बारे में, जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना था। पूछेगा जुलाई क्रांति किसे कहा जाता है? 1830 क्रांति ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखो क्या है कि चार्ल्स दसम बता दिए थे। चार्ल्स दसम जो था मतलब फ्रांस का जो बना था, राजा बना था। और उसके बाद विक्टर एमानुएल को इस तरह से विक्टर एमानुएल ने क्या इसको प्रधानमंत्री पद पर काउंट काबुल को नियुक्त किया था। इसके बारे में पढ़ लिए थे। तो 1830 की क्रांति का प्रभाव पढ़ते हैं। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादी का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मुक्त सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप परंपरा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटक जिस प्रकार हुआ, जिसके सभी यूरोप राष्ट्रों की राजनीतिक एकीकरण और संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। और इटली एवं जर्मनी का एकीकरण का यूनियन पोलैंड और हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था की प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव थे। इटली और मतलब कहा कि यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण और यूनियन पोलैंड और हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता का प्रभाव जमाई रहा। उसमें मतलब प्रभाव इफेक्ट डाला। क्या करा? इफेक्ट डाला। मतलब जो क्रांति हुआ था जुलाई क्रांति, वही इफेक्ट डाला इटली क्रांति तक में, समझ गया? तो क्या कारण आंदोलन उठ खड़े हुए, कारण इसका कारण अन्य लोग आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगे। और लुई फिलिप के खिलाफ क्या आवाज़ उठने, जिसके फ्रांस में एक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और 1848 की क्रांति समझते हैं। 1848 क्रांति समझते हैं। कह रहे कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप तब था फ्रांस का शासक था। कह रहे लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1848 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पूछेगा गीजो को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? तो लुई फिलिप ने। क्योंकि अंदर से क्वेश्चन आता है। देखिए
हम तो और कुछ लिख दिए, लेकिन और अंदर से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देखिएगा लास्ट तक। देखिए तो क्या है कि गीजो को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया, गीजो को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया, लुई फिलिप ने। और लुई फिलिप ने किस चीज़ का अवलंबन किया था, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। अब पूछेगा रक्त में लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क। बिस्मार्क बारे में पढ़ेंगे आगे, उसको भी बारे में बताएंगे। अब क्या है कि जो कट्टर प्रत्ययवादी था, मतलब जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो वह गीजो भी वह किसी भी तरह से वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन कार्यों में अभिरुचि नहीं था और जो अल्पमत में भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की असफलता हासिल हो रही थी। और उसके शासनकाल में देश में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। मतलब गीजो के शासन में प्रधानमंत्री नियुक्त, मतलब लुई फिलिप ने नियुक्त किया, उसके शासन में काल में क्या है कि भुखमरी बेरोजगारी का समस्या इतना चरम सीमा पर पहुँच गया कि कुछ हो नहीं सके, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। आलोचना मतलब उसके मतलब खराब बातें होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी में पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। मतलब एक बड़ा सा भोज पेरिस में, एक थियर्स नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में बड़ा भोज आयोजित किया गया। जगह जगह विरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। लुई फिलिप को क्या गद्दी छोड़ने पर क्या किया, मजबूर किया गया। मतलब गद्दी पर बैठा था कौन, लुई फिलिप, और उसका जो प्रधानमंत्री वहाँ का था, सब कुछ काम करता था गीजो। और तो वही कह रहा है कि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर दी। वो जगह लुई फिलिप ने और त्याग कर दिया, इंग्लैंड चला गया। वहाँ गीजो कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला एकदम। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। मतलब वहाँ पर क्या नेशनल असेंबली में 21 वर्ष से पूरे मताधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार दिया उसमें, समझा, और काम करने का अधिकार और गारंटी दी। और गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉ था। मतलब गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, लामार्टिन, और सुधारवादियों का नेता कौन था, लुई ब्ला था। और शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। लुई नेपोलियन का पूछेगा फ्रांस का सम्राट कौन बना, लुई नेपोलियन। इस क्रांति ने एक सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था अंत किया और बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली और जर्मनी के एकीकरण उदारवादियों से बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगे की आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के विरुद्ध सिद्धांत पर आधारित था। अब क्या इटली के कारण हमें स्टार्ट होता है, इटली के कारण देखिए समझते हैं, सब समझते जाएंगे धीरे धीरे, उसमें क्वेश्चन भी आएगा तो छूटेगा नहीं आपको, पूरा क्वेश्चन करते जाएंगे। इटली के कारण समझते हैं। कह रहे कि इटली 19वीं शताब्दी आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, जहाँ इसका कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में पूरा पढ़ना किताब निकाल पढ़ लीजिए, एकदम देखते रहिए, सब मिलाइए। देखिए इटली के एकीकरण बता रहा है कि पहले पूर्व एकीकरण ऐसा था और इटली के बाद में ऐसा था, हम बता रहा है। अब देखिए कह रहा है कि स्थापित होने में भौगोलिक समस्याओं के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस और विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। मतलब इटली में जो था ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और विदेशी राज्यों का हस्तक्षेप बहुत लगा हुआ था, मतलब उसमें भी पता था कि हमारा भी कुछ चाहिए। अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभव भी था। और इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव था, पोप वहाँ पर जमाए हुए था। और पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियों भी मौजूद थी, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ा रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण की कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से ही सही है, परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के तत्पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में गठित किया था। मतलब इटली को किसने 3 राज्यों में गठित किया, नेपोलियन ने। तो कौन कौन सा है, तो सिस्पाइन गणराज्य और लिगुआन और ट्रांसपेडेन। मतलब सिस्पाइन गणराज्य और लिगुआन और ट्रांसपेडेन 3 राज्य में नेपोलियन ने बांट दिया था इटली को, समझ गया। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया और संपूर्ण क्षेत्र को एक शासक के अधीन लाया। इन कारणों से वहाँ जागृति आई और नेपोलियन के पतन 1814 में हो गया। नेपोलियन का पतन कब हुआ, 1800। तत्पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्य पीडमोंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया और इस प्रकार इटली के एकीकरण का दिशा
तय होने लगी, इटली के एकीकरण का दिशा तय होने लगी। हम बता दी थी इटली के एकीकरण का मसीहा किसे था, मैजनी को, इटली का एकीकरण का तलवार गरिबाल्दी को, इटली का एकीकरण का इटली के काबुल को। तो हम उसके बारे में पढ़े, इटली का ही पढ़ रहे हैं, उसी में सब आएगा। आगे आके पढ़ेगा क्या स्वयं कि हम 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच, मुझे 1870 में खत्म के बीच युद्ध हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर एमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। विक्टर एमैनुअल कौन था देखिए यहाँ पर, विक्टर एमैनुअल कौन था, इटली के एकीकरण का राजा था, एकीकृत इटली का राजा था विक्टर एमैनुअल। तो वही कह रहा है कि एमैनुअल की इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आपको वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप के तत्पश्चात स्वीकार किया गया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ, जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में तक इटली का एकीकरण मैजनी, काबूल और गरिबाल्दी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने एवं विक्टर एमैनुअल जैसे शासकों का योगदान कारण पूर्ण हुआ। इस तरह से घटनाओं का पाश्चात्य राष्ट्रीय चेतना सर्वोपरि थी। मतलब उसमें योगदान था मैजनी, गरिबाल्दी और मतलब और सब मिलकर क्या इटली का एकीकरण 1871 में कर दिया। जर्मनी का एकीकरण, आप जो जर्मनी के एकीकरण पढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रिया चल रही थी। अतः दोनों देशों के एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुई। अब देखिए यहाँ पर बताया गया इटली जर्मनी मध्यकाल में सरलमा के नेतृत्व संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा और परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। जर्मनी मतलब आते होते जिसमें लगभग 300 छोटे छोटे बड़े राज्य थे, उनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताओं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मनी राज्यों में यहाँ प्रोटेस्ट मतावलंबी की संख्या ज़्यादा थी। वहाँ प्रसा जैसे सबसे शक्तिशाली राज्य था, वहाँ प्रसा क्या था, सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्रसा शासक अपना बताएंगे आगे चलकर प्रभाव बनाए हुए तथा दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुत राज्यों की प्रतिनिधित्व सभा डायट जिंदी थी और जहाँ सभी मिलते थे, परंतु उसमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समक्ष नहीं था जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण और श्रेष्ठ नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। जर्मनी की पृष्ठभूमि का तरीका किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। और क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मनी प्रदेशों को जीत कर जर्मन नारायण राज का निर्माण कर दिया। पूछे जर्मन नारायण राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, देख लिया यहाँ पर निर्माण कर दिया और यहीं से जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इसी दौरान जर्मनी और बुद्धिजीवी, किसानों और कलाकारों और हिंगेल, कांट और कम्बोल्ट, अल्बर्ट, जैकब ग्रीड आदि जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। हिगेल एक ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हिगेल के विचारों को काफी प्रभावित किया। प्रसा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क था, बता दिए थे, बताए थे, सॉरी बोल दिए, लेकिन प्रसा का चांसलर बिस्मार्क था। हिगेल के विचारों को काफी प्रभावित करता था। अंडर ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की और हर्डे नवर और नेबोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा और चित्रकारों ने जर्मनी संस्कृति का उजागर किया। उन्होंने नायिका की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद की बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी की भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकल कर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार किया हुआ। और जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षित संस्थाओं और विद्यार्थियों का भी योगदान दिया मतलब शिक्षित संस्थाओं में विद्यार्थियों का भी योगदान दिया। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य में ब्रुसेल सेफ्ट नामक सभा स्थिति स्थापित किया। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का ये केंद्र था। यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कास्टवाद के आदेश दिया। कास्टवाद मतलब पूछेगा कास्टवाद आदेश का किसने दिया था, मेटरनिक ने, और मतलब इसको रोकने के लिए। परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इसी परिक्षेप में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियों भी निर्मित हो रही थी। 1834 में जर्मनी व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा को नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि
उस संघ ने जर्मनी की क्षत्रिय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इसके बावजूद जर्मनी राजधानी को सभी संगठित नहीं किया गया और फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादियों को भावनाओं को हवा जरूर दी और सैक्सोनी, हानोवर आदि राज्यों में और लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु वर्षा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर उसे कुचल डाला। विद्रोह हुआ, वर्षा और जर्मनी मिलकर ऑस्ट्रिया मिलकर कुचल डाला ऑस्ट्रिया। तो कह 1847 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक के युग का अंत भी कर दिया। दूसरी तरफ इस तरह से मेटरनिक का पूछेगा, मेटरनिक का अंत कब हुआ? 1848 में। इस समय जर्मनी राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद सभा की फ्रैंकफर्ट को बुलाया और जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा और साथ ही लोकतांत्रिक संवैधानिक राजनीतिक शासक सिद्धांतों को बनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचारों का शासक था, उसने यह व्यवस्था को मानने को इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिण राज्यों के एकीकरण का इस प्रस्ताव में विरोध में हुई और इस तरह गतिरोध एकीकरण का मार्ग पर अवरुद्ध हो गया और जर्मनी और राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई और जिसे ऑस्ट्रेलिया और प्रशा ने मिलकर दबाव दिया। प्रशा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और फ्रेडरिक मैक्समुलर का देहांत हो गया। फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम प्रशा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों का फलस्वरूप जर्मनी में एक औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई, साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुई, जिससे जर्मनी राज्यों के एकता में सूत्र बांधने के प्रयास तेज हुई और विलियम ने एकीकरण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कुलीनक बिस्मार्क को अपनी चांसलर नियुक्त किया। मतलब जहाँ पूछेगा प्रशा का चांसलर किसने नियुक्त किया? बिस्मार्क को नियुक्त किया। बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, बिस्मार्क के बारे में जर्मनी का समझ गया, बिस्मार्क समझते हैं। देखिए बिस्मार्क कह रहा है कि बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था, प्रारंभ से ही हेगेल के विचारों को प्रभावित किया और जर्मनी संसद डाइट में अपनी सफल चुनने के डाइट मतलब होता है जर्मन का संसद मतलब चुनने का लगातार परिचय देता रहा और निरंकुश राष्ट्रवादियों का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण का प्रयास में जुट रहा गया। उसी समय यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी या कट्टरवादी राष्ट्रवादी सभी उसे अपने विचारों का समर्थन करते थे। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्व समझा था और इसके लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। उसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने क्या किया? जर्मनी का पूरा एकदम सेना को तैयार किया और क्या किया गया और इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों में जर्मनी के एकीकरण का संभव था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेना लागू किया, जर्मनी के सैन्य सेना मतलब खर्च किया, उसको बढ़ावा दिया सैन्य सेना को, समझ गया। और लगातार में उसने 1830 के राष्ट्रीयता प्रसार संधि का विरोध करना शुरू किया। 18 में ऑस्ट्रिया का प्रशा संधि का विरोध किया और जब उसने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इसी तरह कारण जब प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की संभावना जोर पकड़ने लगी तो बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। और तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क मतलब शेल्फी और होस्टिन मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, मतलब उस पर धावा बोल दिया और क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्विक प्रशा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ। चूँकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी अतः प्रशा ने जर्मनी राष्ट्रवादियों को भड़का कर विद्रोह फैला दिया। जर्मनी का मतलब जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सेना ने प्रशा को क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। प्रशा ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा करने से रोक दिया। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना आवश्यक संभावित था, परंतु वह ऑस्ट्रेलिया की आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने प्रशा से समझौता कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया प्रशा युद्ध में फ्रांस तटस्थ इससे रहा है, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का वादा किया। बिस्मार्क ने
इटली के शासक विक्टर एमोलियन से भी संधि कर ली। मतलब बिस्मार्क ने विक्टर एमोलियन जो इटली के जो शासक था, इटली का कौन था, शासक था, मतलब राजा मतलब शासक ही होता, उससे क्या किया, संधि कर ली, जिसके कारण अनुसार ऑस्ट्रेलिया वर्षा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में आक्रमण करना था। मतलब इटली और ऑस्ट्रेलिया वर्षा मिलकर क्या करते, इटली के ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में आक्रमण करना था। अतः अपमान को क्षुब्ध ऑस्ट्रेलिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सिडोवा की युद्ध की घोषणा कर दी। सिडोवा की युद्ध कब हुआ था, 1866 ईस्वी में। और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस कर बुरी तरह पराजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ फंस कर क्या होता है कि मतलब पूरा एकदम हार गया युद्ध। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया का जर्मनी क्षेत्रों पर प्रभाव समाप्त हो गया, और इस तरह जर्मनी के 2/3 कार्य पूरा हो गया। जर्मनी के 2/3 क्या से जर्मनी के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इस तरह समय की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमारी की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया। फ्रांस ने इस संदर्भ में एक नियमित वादा मांगा, और बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मनी राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चीर पर 19 जून 1870 ईस्वी फ्रांस के शासक नेपोलियन ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और सीडोन की लड़ाई फ्रांसीसी की जबरदस्त हार हुई। और सीडोवा के युद्ध को 19 जून 1870 ईस्वी, नहीं सॉरी, हाँ 19 जून 1870, और 10 मई 1871 फ्रेंकफर्ट की संधि, 10 मई 1871 फ्रेंकफर्ट की संधि। दोनों राष्ट्रों के बीच शांति की स्थापित हुई। इस प्रकार सीडोन के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन, दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ, और अंतोगत्वा मतलब अंततः जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। यूरोप के मानचित्र में क्या स्थान पाया? इस प्रकार राष्ट्रवाद के सिर्फ दो राज्यों के उदय की सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राज्यों में भी इसके कारण सामाजिक उथल पुथल शुरू हुई। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना और एकदम पढ़ते रहिए लोकतांत्रिक विचारों का हंगरी, बोहेमिया यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी का परिणाम, इसके कारण ओटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी की अंतिम रूप दिया। और बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार स्लाव जाति के संगठित के सर्बिया को जन्म दिया। यूनान में पूछेगा सर्बिया क्यों नहीं, स्लाव जाति। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, देखिए यूनान में राष्ट्रीय उदय, इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा रहा है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा, जिसके कारण उसे पाश्चात्य मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनान सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन के साहित्य प्रगति और विचार दर्शक कला और चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा थे। पुनर्जागरण काल में इससे प्रेरणा लेकर पश्चात देशों में अपनी तरक्की शुरू की, और परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति ने से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना लहर जगी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी, और फलतः तुर्की शासक ने स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाने लगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडोसा नामक संस्थान पर किया। इसका उद्देश्य था तुर्की शासक को यूनान की निष्कासित कर देना और उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोपीय वासियों के लिए प्रेरणा और सम्मान का पर्याय था। यूरोप का प्रेरणा स्रोत कौन था? यूनान। मतलब देखो, तो इस स्वतंत्रता लिए समाप्त तो यूरोप की नागरिक अपनी सरकार की तटस्थ के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए, इंग्लैंड के महान कवि कौन थे? लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इसके यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी, और इस तरह रूस की भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी एवं धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। और यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों की बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपरसिलांटिक के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हो गया, और रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में, परंतु पूछेगा रूस में सम्राट क्या कहा जाता है? जार।
जार का मतलब क्या था, रूस था, सम्राट, मतलब वहाँ पर अलेक्जेंडर को बुनौनी के पक्ष में, और परंतु ऑस्ट्रेलिया के प्रतिकार्यवादी शासक मेटरनी के दबाव के कारण खुलकर भी सामने आया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिकार्यवादी शासक था मेटरनी, उसको भी खुलकर सामने आना पड़ा, नहीं आना चाहता था। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुल यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वह तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थ करेगा, और फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 भी यूनानी स्वतंत्रता की दिलचस्प लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस रूस के से मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार सिर्फ मिस्र की सेना ही आई, और युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। मिस्र और तुर्की की सेना क्या बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि दोनों मिल लिया था और साथी कर लिया था। और 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई। 1829 एड्रियानोपल की संधि करी 1829 ईस्वी में, और जिसके तहत तुर्की के नाम मात्र की प्रभुत्ता में यूनान की स्वायत्ता देने की बात तय हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों के संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा परसा भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा से स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और बेवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राष्ट्र घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर भी रूस का प्रभाव भी जाता रहा। हंगरी, आप देखिए हंगरी के बारे में पढ़ते हैं। हंगरी के बारे में क्या पढ़ते हैं? हंगरी, यहाँ पर दिया हंगरी, देखिए हंगरी कह रहा है। हंगरी के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रवादी प्रसार रूप हंगरी में भी नया नजर आया। हंगरी पर ऑस्ट्रेलिया का पूर्णतः प्रभुत्व था। हंगरी पर क्या, किसका प्रभुत्व था, मतलब कौन शासन करता था? ऑस्ट्रेलिया। 1847 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, और जहाँ आंदोलन के नेतृत्व कोसुथ और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी द्वारा किया जा रहा था। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज क्लासिकल सोसाइटी के अपने विचारों को समर्थन तक पहुँचता शुरू किया, और जिस पर प्रतिनिधित्व लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप का पतन, हंगरी के फ्रांस में लुई फिलिप का पतन हो गया, और राष्ट्रवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा, और कोसुथ के ऑस्ट्रेलियाई अधिपत्य पर विरोध करना शुरू कर दिया गया, और व्यवस्था में बदलाव की मांग करने का लगा। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की जनता का पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया, और अंततः 21 मार्च 1848 ईस्वी की ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हंगरी की कई बात मान ली, और जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिमंडल परिषद की मांग स्वीकार कर दी गई। इसके केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस के स्वतंत्रता दी गई, और राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई, और समानती प्रथा समाप्त कर दी गई, और प्रतिनिधित्व सभा बैठक प्रतिनिधित्व राजधानी बुडापेस्ट और बुलाने की बात को स्वीकार की गई। इस प्रकार आंदोलन ने हंगरी और राष्ट्रीय अस्मिता की प्रभाव की गई। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासक के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। 1800 ईस्वी में पोलैंड में पोलैंड में भी राष्ट्रवादी की भावना के विरुद्ध शुरू में 1830 की क्रांति का प्रभाव उसके उदारवादियों के व्यापक रूप से परंपरा, और परंतु पोलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड को फ्रांस की सहायता से नहीं मिल सकी। इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिली, किसको? पोलैंड को। इस तरह रूस में पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया गया। रूस को पोलैंड के विद्रोह में कुचल दिया गया। बोहेमिया जो ऑस्ट्रेलिया शासक के अंतर्गत था, जो हंगरी घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा, और बोलेविया की बहुसंख्या चेक जाति की स्वतः पूछेगा। बोहेमिया में कौन जाति रहता था? चेक जाति की स्वतः समाज शासन की मांग स्वीकार किया गया, और परंतु आंदोलन के हिंसात्मक रूप धारण कर लिया गया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया, और इस प्रकार बोहेमिया में होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन की स्थायी न रह सकी। परिणाम क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी गर्भ से आरंभ हुआ, और मुहूर्त में रूप में यूरोपीय वासियों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई राज्यों में छोटे छोटे उदय हुआ, और राष्ट्रीय उदय क्या इसका परिणाम क्या हुआ? सब क्रांतिकारी अंतिम संकीर्ण राष्ट्रवादी के रूप में उभरा, और सामने राष्ट्रवादी के संता का मतलब शासक के रूप में हुआ, किसी तरह से जाने के लिए तैयार होने लगा। परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में छोटे छोटे राज्यों में जातीय समूह में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। इस दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों में जर्मनी और इटली फ्रांस राज्यों में राष्ट्रपति की भावना बढ़ गई और ध्वस्त हो गया। सब कुछ यहाँ पर बताया गया। 19वीं शताब्दी के मुक्ति हुई और संदेश भाग मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 से फ्रांसीसी क्रांति काफ़ी प्रभावित हुआ। मतलब मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, वो भी मतलब फ्रांसीसी क्रांति को काफ़ी प्रभावित हुआ। जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई को उदयस्त हुआ और कहा गया, और श्रीरंगपट्टनम की स्वतंत्रता प्रतीक वृक्ष की लगवाया गया। पूरी तरह से 19वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक सुधारों को नेता भारत
करे कि भारत की में भी राष्ट्रीय चेतना की जागना जगना शुरू हो गया। उदाहरण स्वरूप राजा मनमोहन सिंह और स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं काफ़ी रुचि लेते हैं। उन्होंने बताया सब बताया कि कारण कि 1831 में नेपल्स की क्रांति और विफलता का काफ़ी दुष्प्रभाव था। 1823 ईस्वी में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता हुई। उत्सव को भोज दिया गया और कालांतर में भारत 1857 ईस्वी में राष्ट्रीयता का तत्व नजर आया। इस प्रकार की जर्मनी राष्ट्रीयता की भावना से यूरोप में अंततः पूरे विश्व की प्रभावित हुआ, जिसके कारण फलस्वरूप मानसिक बदलाव भी आया है। साथ ही कई राज्यों में उपनिवेश की स्वतंत्रता हुई, मतलब सही राज। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इटली और जर्मनी के वर्तमान किस देश महादेश के, इटली और जर्मनी किस महादेश के अंदर में आता क्वेश्चन है कि यूरोप में। क्या आंसर यूरोप में। फ्रांस में किस शासन वर्ग की पुनर्स्थापना की गई थी? बुर्बो राजवंश। क्या आंसर? मेजरी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। क्या जगह? कार्बोनरी। बता दी इससे पहले। और इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया। काउंट काबर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त? प्रधानमंत्री पर। गैरिबाल्डी पेशेस क्या था? नाविक था। ये पढ़ दिए थे पहले। राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या जगह? नेपोलियन। जालबेरी ने एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त मनोह की नीति अवलोकन की बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? 1831 में। यूरोप बाजुओं के दिशा के अंतर का यूनान हुआ। 1829 के हंगरी के साथ। क्या जगह? हो जाएगा, खत्म हो गया। तो आप वीडियो कैसा लगा, एक्शन सब्सक्राइब। इतना देर लगा वीडियो बनाने में, उसके लिए लेकिन आप समझ जाइएगा पूरा एकदम। ये सब क्वेश्चन ट्रेंडिंग में था। इटली का मसीहा किसका था कि मसीह जमीन मैजनी को, इटली का गरीबाल्डी को, इटली का राजनीतिक काबुल को। ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है क्योंकि एक साल बाद पूछते रहता। तो आप पूरा एकदम एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। पार्ट 2 लाए हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा आप। और वीडियो दोस्त हो गए भाई हों उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वो भी मतलब बिना पैसा नहीं भी हो तब पर भी वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें, एकदम उसको मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल से जुड़े रहें। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें।